आज हमने पढ़ने आया मार्केट के 5 फेसेस वाइकफ के अंदर जो होते हैं, जो कि होते हैं फेस ए, फेस बी, फेस सी और फेस डी एंड ई। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि चलो आज कंप्लीट कर सकें, कुछ ए बी सी तक तकरीबन हो ही जाएंगे। बाकी देखते हैं जितने आज कवर हो जाएंगे इस क्लास में, बाकी कल पढ़ लेंगे। पहला फेस है ना, फेस ए होता है, फेस ए इज composed of first 4 लॉजिकल इवेंट्स। मतलब कि पहले जो 4 लॉजिकल इवेंट्स होते हैं ना, उनको मिला के ये फेज ए बनता है। ठीक है, जिनमें प्रिलिमिनरी स्टॉप आता है पहला, फिर क्लाइमैक्स आता है, रिएक्शन आता है, सेकेंडरी टेस्ट आता है। प्रिलिमिनरी स्टॉप का आपको पता है कि वो क्या होता है, क्लाइमैक्स का भी पता है। क्लाइमैक्स का मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। क्लाइमैक्स का मतलब होता है पीक पॉइंट, होता है एक एंड पॉइंट। इंग्लिश का वर्ड है क्लाइमैक्स। ठीक है, तो मार्केट में इसे यूज़ किया जाता है जब ट्रेंड कोई होता है ना, उसका एंड कह लो या उसकी पीक कह लो या आखिरी पॉइंट जो होता है, उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। अब क्लाइमैक्स को आपको पता है, उसको कंफर्म करने के लिए ये नहीं आप देखो कि बस क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गई है एक, तो वो क्लाइमैक्स बन गया। उसको कंफर्म करने के लिए ये 2 इवेंट्स लाजमी होते हैं नेक्स्ट, देन कंफर्म होता है कि ये क्लाइमैक्स आया है। वरना ये दोनों में से एक भी ख़त्म नहीं है ना, तो क्लाइमैक्स इनकम्प्लीट होता है। देन मार्केट में भी नीचे और गिर सकती है। खैर, अभी यहाँ पे जो है, द क्लाइमैक्स विल क्रिएट वन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द accumulation and the distribution range, and now the reaction event provides further indication that there is a greater interest of the smart money toward the opposite direction or not yet। मतलब कि ये एक बाउंड्री बना देता है accumulation या डिस्ट्रीब्यूशन की। रेंज होती है ना, उसके स्टार्टिंग होती है ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमें पता है। और इसके बाद फिर जो इसका रिएक्शन होता है वो हमें बताता है कि भाई यहाँ पे मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। अगर ट्रेंड चेंज करना है या स्मार्ट मनी रेंज में जाना चाहती है या ट्रेंड चेंज करना चाहती है, इसके रिएक्शन से पता लगता है। तो यही चीज़ें थोड़ी सी हमने देखनी होती हैं, इसका शार्पनेस देखते हैं रिएक्शन की कितनी शार्प तरीके से आया। According to the Wyckoff method, in the phase A, a trader is not supposed to look for the trade entries in the prior trend direction। अब यहाँ पे मतलब ये फेस ए जब आ गया, यहाँ पे ट्रेडर्स जो होते हैं ना वाइकफ के, जो मेथड को फॉलो करते हैं, उनके लिए एंट्री जो होती है ना, एंट्रीज यहाँ पे वो नहीं लेते, क्योंकि अभी ये रेंजिंग का एक फेज स्टार्ट होता है। बाउंड्रीज बनाती है मार्केट, अपना क्लाइमैक्स बनाती है, देन उसके बाद रिएक्शन आता है और वो अपना क्रीक बन जाता है। दो मतलब लिमिट्स होती है ना, एक ऊपर की एक नीचे की, हमें बताया हुआ था ना आपको। तो यहाँ पे एंट्री का तो कोई सीन होता नहीं है। एंट्री किसी भी डायरेक्शन में नहीं ले जा सकती। अगर ये दो मतलब ये फेज से स्टार्ट होता है ना, तब यहाँ पे हम लोग एंट्रीज प्लेस नहीं करते। ठीक है, इनिशियली अ ट्रेड पर्पस इज़ टू ऑब्जर्व द मार्केट रिएक्शन और मार्केट बिहेवियर इन फेज ए। मतलब यहाँ पे हम मार्केट का बिहेवियर सिर्फ रीड करते हैं कि वो कैसे का है, कितने अग्रेसिवनेस है बायर्स में और सेलर्स में, क्या वो कर रहे हैं, उनको बैठ के सिर्फ देखा जाता है। आइडियली फेज ए इज़ वेयर प्रॉफिट शुड बी टेकन फ्रॉम प्रीवियस ट्रेंड ट्रेड्स इफ़ एनी ट्रेड हैव बीन प्लेस्ड। मतलब इस फेज में हम अपने प्रीवियस ट्रेंड के अंदर जो हमने ट्रेड्स लिए होते हैं ना, वो हम उनकी टेक प्रॉफिट कर लेते हैं, उनको क्लोज कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज मार्केट पार्टिसिपेंट्स शुड फोकस ऑन carefully observing the market to identify key levels of support and resistance forming as part of the range। यहाँ पे हम आपको वही बताया हुआ ना कि जब क्लाइमैक्स ऐसे आता है, थोड़ा सा मैं आपको ड्रा भी कर देता हूँ, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ये प्रीलिमिनरी स्टॉप आया ऐसे, ठीक है, आने के बाद ये क्लाइमैक्स आया। मतलब यहाँ पे
क्लाइमैक्स आना है, क्लाइमैक्स के बाद ही एक्शन आएगा। तो ये पहली बाउंड्री हो गई और ये दूसरी। ठीक है, अब इसके अंदर हम मार्केट को देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है। रेंजिंग कर रही है, जेनेरिक टेस्ट कर रही है, वॉल्यूम्स कैसे के आ रहे हैं, ये सब रीड करना होता है इस फेज़ में। ये सारे का सारा जो होता है ना फेज़, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक ये फेज़ ए होता है, जिसमें प्रिलिमिनरी स्टॉप आता है, क्लाइमैक्स आता है, रिएक्शन आता है एंड उसका सेकेंडरी टेस्ट होता है। ये फेज़ ए कहलाता है। ठीक है, द प्राइमरी गोल इज़ टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स of market participants during the transitional period. For example, the presence of preliminary stop support or support followed by the climax often signals that selling pressure is being absorbed. मतलब कि जब हम रीड कर रहे होते हैं तो पता हमें लग जाता है ना, पहले जब प्रीलिमिनरी स्टॉप आता है तो उधर प्रीलिमिनरी स्टॉप के बाद हमें पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई भी है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं कि अब मार्केट में क्लाइमैक्स आए नेक्स्ट, और सेलिंग प्रेशर देखते हैं वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है कि नहीं हुआ, बायर्स एंटर होने लग गए हैं या नहीं हुए। दिस एब्जॉर्प्शन इज़ फॉलोड बाय अ रिएक्शन एंड सेकेंडरी टेस्ट। और ये एब्जॉर्प्शन हमें जो है ना वो बताती है फिर रिएक्शन के थ्रू एंड सेकेंडरी टेस्ट के थ्रू पता लगता है हमें कि हाँ जी भाई अब बाउंड्रीज बन गई हैं, रेंज स्टार्ट हो गई है, क्या रिएक्शन आएगा मार्केट में, अप जाएगी या डाउन जाएगी या रेंजेस में ही अभी तक रहेगी। ये सब इस फेज़ में हम रीड करते हैं। इन फेज़ ए मार्केट इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेंडिंग टू रेंजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द वाइकॉफ मेथड इन इज़ फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। वही जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहा जाता है इसे, इस फेज़ को। इन रियल ब्रेकआउट ईदर टुवर्ड्स द पुली साइड और बेरी साइड, it makes second change of characters according to the Wyckoff methodology. एंड जब रियल ब्रेकआउट होता है तो आपको कल मैंने भी बताया था लास्ट क्लास में कि वो सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि मार्केट अब ऊपर को निकलेगी या नीचे को निकलेगी। जिस साइड पे ब्रेकआउट होता है उसके मुताबिक हमें पता लग जाता है। यही ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे बनाई हुई है। जैसे मार्केट नीचे गिर रही है, प्राइमरी स्टॉप आया है, सेकेंडरी ये आया है, सॉरी सेलिंग क्लाइमैक्स आया एंड ऑटोमेटिक रैली आ गई, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट हुआ है। इस पूरे एक इवेंट को या इस पूरे फेज़ को फेज़ ए कहते हैं। ठीक है, ये फेज़ आपने याद रखना है, इसमें 4 लॉजिकल इवेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। देन हमारा आता है नेक्स्ट फेज़, फेज़ बी। फेज़ बी इज़ अरेंजिंग मार्केट as according to the third fundamental law, cause and effect। मतलब यहाँ पे थर्ड लॉ भी हमारा दिखता है भाई, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट नज़र आता है। मतलब जितना लंबा कोज होगा उसका फिर उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ऊपर वाइकॉफ के जो लॉज थे। It can be challenged to traders as it composed of many successive secondary tests at both limits of the range. The key element in phase B is time. Ideally, phase B should be longer than the phase A because always the longer produces longer effects. मतलब कि इसमें ये वाला थर्ड फंडामेंटल लॉ अप्लाई होता है। मतलब ये जितना लंबा होगा ना फेज, आइडियली उतना ही ज़्यादा इसका फिर इफ़ेक्ट आता है, उतना ही लंबा ट्रेंड आगे कंटिन्यू करती है मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में। फेज बी कैन बी अ चैलेंज एज मेनी टाइम प्राइस ब्रेक्स आउट द इंटरनल लोज और हाइज विच मैनी retailers think could be a real breakout and enter in the market, but the market reverses its direction immediately। मतलब इस फेज में क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट रेंजिंग भी होती है तो ये जेनेरिक टेस्ट कर रही होती है। तो जिन्होंने
लैक ऑफ नॉलेज होता है, या रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे लग रहा था कि ये अभी हाई बन गया, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर को जो ना उसको देख के उसके ऊपर ट्रेड्स लगा रहे होते हैं छोटी छोटी। तो उनके आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट ने किसी डायरेक्शन में तो जाना नहीं है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम्स लो होते हैं। इस फेज में वॉल्यूम्स लो होंगे, जब रेंजिंग हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप होगी भी तो लो वॉल्यूम से होगी, और ऊपर से होगी तो भी होगी, देन ऊपर जाएगी थोड़ी सी, वहाँ पे जाकर फिर रेंजिंग होने लग जाती है, साइन ऑफ वीकनेस आता है, ऐसे करके ये रेंजिंग में ही रहती है। ओवरऑल ये इस के अंदर अंदर ही रहेगा ये वाला फेस। ये सारा एक लिक्विडिटी पूल भी कहलाता है, इसमें लिक्विडिटी बन रही होती है, जितना पैसा वो इकट्ठा उन्होंने करना, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे इधर उतना ज़्यादा आगे मार्केट ट्रेंड में जाती है। द की थिंग इज phase B is to look at boundaries in the context area of VSA. After a selling climax at the end of sell trend, you will be waiting for an ultra high or high volume near some of the lows in phase B, ideally sweeping some of the lows. At this moment we will be entering in the trade. मतलब जब यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स हाई दिखते हैं ना नीचे वाले लोस में, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे या यहाँ पे, अगर यहाँ पे है मार्केट तो आपने हमेशा डाउन वाली साइड पे देखना है कि यहाँ पे जब मार्केट आ रही है नीचे नीचे आती है तो लिक्विडिटी स्वीप होते वॉल्यूम्स हाई या अल्ट्रा हाई होने चाहिए। देन हमें कंफर्मेशन होती है कि यार हाँ अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है और हम वहाँ पे एंट्री बनाने का सोचते हैं। ठीक है। There are generic tests in phase B and sometime price making minor sign of weakness and minor sign of strength by breaking some of the highs or lows in the range with low volume। वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी है कि जेनेरिक टेस्ट होते हैं, देन उसके बाद ये ब्रेक भी करती है थोड़ी सी, देन ऊपर जाके साइन ऑफ वीकनेस बनाती है, और लो वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स लो होते हैं, फिर नीचे आ जाएगी थोड़ी सी आके यहाँ पे रेंजिंग करेगी, फिर यहाँ पे लो वॉल्यूम होगा, विच मीन्स कि मार्केट अभी रेडी नहीं है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि इस रेंज में फंसी हुई है अभी। ठीक हो गया। ये फेस बी कंप्लीट ऐसे हमारा रेंजिंग में ही हो जाता है। देन आता है हमारा फेस सी। फेस सी इन वाइक ऑफ accumulation. Phase C is the final testing phase before the markup price rise begins. Key feature of phase C is in accumulation. मतलब accumulation में कौन से की फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट आउट किए हुए हैं। स्प्रिंग और शेकआउट पी से कहते हैं वही ये वाला जो आपको बताया था। A false breakdown below support trading range to trap bears and force weak hands to sell। मतलब ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं, और जो होते हैं ना यहाँ पे दूसरे हमारे अर्ली जिन्होंने बाय किया होता है बायर्स, उनकी लिक्विडिटी स्वीप की जाती है इसमें स्प्रिंग में और शेकआउट में। पर्पस टू टेस्ट द सप्लाई, if there's little supply selling pressure, it's a green light for institution to push up the price। मतलब ये इसका पर्पस इसलिए करते हैं, ये वाला फेस इसलिए आता है कि जो थोड़ी बहुत सप्लाई रह गई है ना, मतलब कि जिन्होंने यहाँ से एंट्रियाँ मारी होती है ना सेल की, यहाँ से मार लेते हैं, यहाँ से भी जिन्होंने होल्ड किया होता है सेल की तरफ देख रहे थे कि अभी तक मार्केट नीचे जाएगी, तो उनको जो होता है ना उनकी एब्जॉर्प्शन करते हैं, उनके जो होते हैं ना यहाँ पे आके उनकी डायरेक्शन में जितने यहाँ पे उन्होंने ट्रेड्स लगाने होते हैं नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं मार्केट को, इस लेवल पे आके वो सारी की सारी एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं स्मार्ट मनी वाले। और जब तक वो बिल्कुल यहाँ पे लिक्विडिटी सारी स्वीप नहीं कर लेते, सारों को बाहर नहीं कर देते ना, तब तक वो मार्केट को उठाते नहीं हैं। ये इसका पर्पस होता है मेन। Low volume test. Sometime instead of a spring, a low volume test confirms lack of selling interest। ठीक है, ये भी आपने याद रखना कि लो वॉल्यूम से भी अगर ये टेस्ट हो रहा है ना, समटाइम्स होता है ऐसा,
मतलब इस लेवल पे आई है और लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो वॉल्यूम लो होता है। ठीक है, वॉल्यूम लो होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे जब नीचे आ रही है ना मार्केट, तो वॉल्यूम लो होगा, तो विच मीन्स कि सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रही हैं, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए। कॉमन इवेंट्स इन फेज सी: स्प्रिंग और अ टर्मिनल शेकआउट, breaks below support, quickly recovers, and test of spring. Price revisits the spring level with low volume and shallow price drop. मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्प्रिंग तो आ गया ना ये लेवल पे, यहाँ पे नीचे जाती है मार्केट, वापस आ जाती है और कैंडल बनाती है, तो ये एक दफ़ा कभी कभी ऐसे भी होता है कि मार्केट उस कैंडल को जो होती है ना, ये स्प्रिंग कैंडल जो होती है यहाँ पे, उसको टेस्ट करने वापस थोड़ा सा नीचे आ जाती होती है। ये नहीं कि यहाँ से मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ से एकदम ही ऊपर चले जाए, कि नहीं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नीचे यहाँ से ऊपर एक मूव आया है, उसके बाद वो वापस थोड़ा सा नीचे आते हैं, लेकिन वॉल्यूम इस मूव के अंदर लो होता है नीचे आते हुए, और वो इस स्प्रिंग को टेस्ट करते हैं, दैन यहाँ से ऊपर निकलते हैं। इंस्टीट्यूशंस कंफर्म सप्लाई इज एग्जॉस्टेड, कि वही बता दिया आपको कि भाई वो इंस्टीट्यूशंस हमें कंफर्म कर देते हैं कि अब सप्लाई नहीं रही मार्केट में ना, अब मार्केट नीचे जाने के काबिल नहीं, अब उन्होंने ऊपर उठानी है सारी, उन्होंने यहाँ पे जो रेंजिंग वगैरह की होती है लिक्विडिटी यहाँ पे सारी इकट्ठी करके उनकी स्वीप करके दैन वो ऊपर उठाते हैं, अपनी लिक्विडिटी उठाते हैं सबकी, और अपनी भी साथ ऐड कर देते हैं ट्रेड्स, एंड फिर उसे रोकने वाला होता ही नहीं है भाई कोई, इसीलिए वो इतने शार्प मूव जाते हैं, आपको एंट्रीज नहीं मिलती। फिर आप देखते होते हैं मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं भाई, वो स्मार्ट मनी की कैंडल्स होती हैं, और वहाँ पे आपका कोई भी लेवल नहीं चलता, यहाँ पे सेल जिसने करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, वो सारे तोड़ी जाता है, तोड़ी जाता है, क्योंकि वो पता नहीं होता ना कि मार्केट अब यहाँ से इतना बड़ा ये मूव करके आई है, ये नीचे उन्होंने सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, सारा इतना पैसा अब लेके उन्होंने निकलना है ऊपर को, महंगाई करेंगे, महंगा करके फिर वो बेचेंगे वहाँ पे जाके ऊपर कहीं जाके, दोबारा वो फिर एक कैंपेन चलाते हैं नई वाली, अगर उन्होंने नीचे लानी है मार्केट। मतलब कि ट्रेडर्स का काम होता है कि महंगा बेचना है और सस्ता खरीदना होता है, तब भी प्रॉफिट होता है, अदरवाइज कोई बेवकूफ़ी होता है जो महंगा खरीदेगा और जो खरीदता है महंगा, फिर उसे बाद में महंगाई फेस भी करनी पड़ती है अपने अकाउंट्स वॉश करवा के, क्योंकि बाद में फिर मार्केट नीचे आ जाती है। देन हमारे पास आता है जी फेस टी। फेस टी इन बोथ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। फेस टी इज composed of two logical events, real breakouts एंड confirmation, लास्ट लॉजिकल इवेंट्स होते हैं, इसके थ्रू वो इनके मतलब के ये दो जो होते हैं ना इसमें फेसेस होते हैं, वो होते हैं लॉजिकल इवेंट्स इस फेस में। There are three main possibilities in this phase. Price can create a clear breakout and then confirmation, which is what traders will expect in an ideal scenario. मतलब कि प्राइस जो होती हैं वो एक सही वाला ब्रेकआउट करती हैं, एक पॉसिबिलिटी ये होती है। ठीक है, सेकंड वाली क्या है? प्राइस कैन मेंटर राइट आफ्टर द ब्रेकआउट with some hesitation to confirm the breakout and to produce a new trend right after the breakout. Price can create another fake breakout and restarts phase D. एक मिनट यार, मैं पानी पी लूँ। अच्छा, पहले वाला हमने बताया कि ये प्राइस कैन क्रिएट अ क्लियर ब्रेकआउट एंड देन कंफर्मेशन विच इज़ व्हाट ट्रेडर्स विल एक्सपेक्ट। ये तो मतलब आइडियल सिनेरियो होता है ना कि यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करती है एंड देन उसे रीटेस्ट करेगी और जाएगी।
दूसरे जो दो हैं उनमें ये भी होता है कि प्राइस ब्रेकआउट करती है, लेकिन वो हेजिटेशन के साथ करती है, मतलब सही तरीके से नहीं होती, बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं आती। तो फिर क्या होता है, ब्रेकआउट इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं दिखाती। तो न्यू ट्रेंड बनाने के लिए वो फिर थोड़ा सा जो है ना उन लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट करती होती हैं। एंड देन थर्ड जो होता है वो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट करती हैं, ये वाला, ठीक है। एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना फेस टी, ठीक है। फेक ब्रेकआउट यही है ना, स्प्रिंग वाला। फेज टी में क्या होता है, accumulation is composed of the trend inside the range, meanings that the price will be moving towards upside, creating higher highs and higher lows। मतलब इस फेज में ये बनती है, हायर हाइज बनेंगे और हायर लोज बनेंगे। ये डाउन से जब ऊपर जा रही होती है, इसमें ये लो होल्ड रहते हैं, ये टूटने नहीं चाहिए। ये आपने याद रखना, ये ना हो कि भाई यहाँ पे अब ये जब फेज डी स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आगे ये नीचे लो स्वीप कर रही है अपना या इन्हें तोड़ रही है, ये सारी कहानी नहीं होनी चाहिए। इनको होल्ड रहना चाहिए। ये फेज डी की एक अच्छे फेज डी की जो होती है ना कन्फर्मेशन होती है कि अब ये जो है ना ये वाली सीन, छोटे छोटे हायर हाइज बेशक बनाए, छोटे छोटे भी बनाए, लेकिन उनको होल्ड करे और पता लगे कि भाई हाँ ये अब ऊपर की तरफ जा रही है, अपने लो होल्ड किए हमें, इनको ना कोई स्वीप कर रहा है ना इन्हें कोई तोड़ रहा है। एंड देन यहाँ पे हमें कन्फर्म होता है कि जो क्रीक लेवल होता है ना, जो कि मैंने यहाँ पे गलत ड्रा किया हुआ, वो यहाँ पे होता है ये वाला, ये क्रीक लेवल इस जगह पे होता है, ये वाला ऐसे। ये मैंने गलत ड्रा कर दिया है, चलो ये इस लेवल पे होता है क्रीक, ठीक है। तो वो क्रीक लेवल को तोड़ पाती है इन छोटे छोटे हायर हाइज बनाने के बाद। हमें पता लगता है कि ये वाकई होल्ड है। अगर ये कमज़ोर है, मतलब कि नीचे कोई स्विंग लोज बना रही है साथ, उनको स्वीप कर रही है या तोड़ भी रही है, तो फिर ये मूव जो है कच्चा होता है, इसका कोई चांसेस नहीं होते कि इसे तोड़ पाएगा। यहाँ से फिर जाकर मार्केट दोबारा नीचे गिर जाती होती है, फिर फेस ठीक फेल हो जाता होता है। Important, all the previous higher lows will remain protected in case we are expecting a strong breakout above the creek, which is also called jump across the creek। मतलब ये जो लिखा हुआ है JAC, इसे कहते हैं जंप अक्रॉस द क्रीक। मतलब ये पूरा एक जो है ना ट्रेंड छोटा सा जो बन रहा होता है, ये जितना पावरफुल होगा ये फिर हमें कंफर्म करता है कि अब जंप अक्रॉस द क्रीक होगा, इस लेवल को मार्केट तोड़ेगी, ये क्रीक लेवल को, और ये फेज टी में कंफर्म होता है। देन हमारे पास आता है फेज ई। फेज ई क्या होता है, इट अकर्स व्हेन प्राइस इज इंडीड ट्रेंडिंग आउटसाइड द रेंज and harmonic relationship is expected in this phase between effort and result। Accumulation schematic, this is the uptrend breakout phase। अब ये वाला फेज है ना अपट्रेंड का, ब्रेकआउट फेज कहलाता है। यहाँ पे मार्केट इन रेंजेस में से निकल आई होती है बाहर, ये रेंज ख़त्म हो जाती है, अब रेंज वाला चक्कर कोई नहीं होता, ये जंप क्रॉस द क्रीक हो जाता है फेज टी में। देन यहाँ पे आकर रिटेस्ट होते हैं, देन न्यू हाई जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, वो एक पूरा ट्रेंड वो कंटिन्यू करती है। यहाँ पे फिर हम एंट्रीज बनाते हैं इस फेज में। स्टार्ट वैसे यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि ये क्लियर एक ट्रेंड बनाओ, उसमें आप जब भी रिटेस्ट करने आए एंट्री मारो। ये की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्राइस ब्रेकआउट ऑफ द रेजिस्टेंस टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। वही मैंने आपको बता दी कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर देती है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये फेज स्टार्ट होता है। डिमांड इज इन द कंट्रोल एंड प्राइस बिगिंस अ सस्टेन्ड अप ट्रेंड।
मतलब कि अब डिमांड जो होती है ना वो कंट्रोल्ड होती है स्मार्ट मनी के, एंड देन वो क्या होता है, मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम न्यू सपोर्ट। हर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है ना ये वाला, ये जैसे ही टूटेगा तो फिर ये एक न्यू सपोर्ट बन जाता है। वॉल्यूम में इंक्रीज ऑन द रैलीज एंड डिक्रीज ऑन द पुल बैक्स। मतलब जब ये रैली आती है ना ऊपर जा रहा है तो मार्केट की ये जो होती है ना मूव, ये हाई वॉल्यूम के साथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ आएगी, एंड देन जब नीचे रिटेस्ट करने आएगी, ठीक है, जब अपना वो रिट्रेसमेंट करते हैं तो फिर यहाँ पे लो वॉल्यूम्स होते हैं, डिक्रीजिंग वॉल्यूम होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं वॉल्यूम्स। ये भी जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी वैसे वैसे वॉल्यूम भी नीचे लो होते जाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर्स आर नाउ मार्क्ड अप देयर पोजीशंस। उन्होंने फिर अपनी ट्रेड्स होते हैं ना उन्होंने ऊपर की तरफ बाइंग साइड में ही लगाते हैं इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब फेस ये चल रहा है, फेस ये चल रहा है मतलब कि व्हाट कंफर्म फेस ई, क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ followed by a successful backup to the edge of the creek, breakout edge of the creek और LPS। मतलब ये हमें कंफर्म करता है क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है ना फॉलोड बाय अ बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक। मतलब ये जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट ये लेवल्स को टेस्ट करती है ना, यहाँ पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलते हैं, आते हैं, देन यहाँ पे फिर एंट्रीज हम मारते रहते हैं जैसे जैसे आती हैं रिटेस्ट करने, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ आते हैं इन स्पोर्ट्स पे, जो कि पहले ये रेजिस्टेंस होते हैं, ये जब तोड़ती है इसे, इसको वापस टेस्ट करने आएगी तो यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ होंगे आएंगे, उसके बाद हम एंट्री मारते हैं, स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं और टारगेट ये वाला रखते हैं, देन ऊपर मार्केट का भी कंटिन्यू करती है। नो हायर्स हाइज एंड हायर लोज स्ट्रक्चर जो होता है ना ये हमें कंफर्म करता है कि इसने फिर मतलब कि ये नहीं है कि इस फेज में मार्केट अब कोई लो नीचे तोड़ेगी, न्यू बनाती है हायर हाई एंड हायर लोज, हमेशा न्यू ही बनेंगे, पहले वाले नहीं टूटेंगे, ये फेज ही की कंफर्मेशन होती हैं। ठीक है, अब आगे हमारा यहाँ पे है टॉपिक, भाई ये तो हो गया कंप्लीट हमारा वाइकॉफ का जो है 5 फेसिस। इसकी अगर एग्जांपल्स कहते हो तो नहीं दिखाऊंगा कि दिखा दूं क्या कहते हैं बता दो एग्जांपल्स देखनी है तो बता दो, मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आगे कहते तो आगे ये वाला कंटिन्यू करते हैं। बताएगा कोई, माइक खोल लो, दिखा दें, एक दो एग्जांपल दिखा दें जरा। दिखा दें, चलें देख लेते हैं यार। ये देखो ये अभी बल्कि बनी हुई है शायद बनी हुई है, देख लेते हैं सही। ये मैं कचरा डिलीट करूँ पहले। हाँ ये देखो यार क्या कमाल कह लो आप, मतलब सारे इकट्ठे नहीं होते, ये इवेंट्स बहुत कम होते हैं, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये क्रीक लेवल है, इसको अभी इसने तोड़ा नहीं है। ये देखो ये आया ना एक, ये प्रिलिमिनरी स्टॉप है भाई, ये क्या है, ये होता है प्रिलिमिनरी स्टॉप। देख लो विक्स है यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हैं एक ही रेंज में बैठी हुई हैं, थोड़ा सा ऊपर जाती हैं दैन वो नीचे गिरती हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई भी है, ये इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टॉप आया। उसके बाद ये क्लाइमैक्स आया हुआ है, ठीक है, क्लाइमैक्स आके इसको कंफर्म किया है, कंफर्म हुआ है ये, कंफर्म कैसे हुआ है, ये जो आया ना रिएक्शन छोटा सा, उसको रिटेस्ट किया मार्केटिंग, यहाँ पे मैंने ट्रेड कर लिया था ये लेवल पे, ये सारी की सारी मूव मैंने इसीलिए पकड़ी थी क्योंकि मैंने ये पूरा देखा था, ये ऊपर से देखो पूरा एक ट्रेंड था, देख रहे हो, ऐसे आया, ये नीचे यहाँ पे गिरी है मार्केट, यहाँ पे आके प्रीलिमिनरी स्टॉप आ गया, मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये तो अब प्रॉफिट टेकिंग कर ली है इन्होंने, अब जो नीचे आएगा ना मूव वो क्लाइमैक्स कहलाएगा,
उसको कंफर्म कैसे करना है, ये फेस ने करना था। ये रिएक्शन आया एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल इंगल्फिंग जो होल्ड रही है, तो ये उसका उसने टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई है, यहाँ पे उसने ये लेवल को नहीं तोड़ा अपना। उसका टारगेट ये था ना, यहाँ से ये कह लो अभी फेस बनता है, ये जब तक नहीं तोड़ेगी ना लेवल, तब तक इसको रेंजिंग में ही कंसिडर किया जाएगा। बहरहाल इसने इंटरनल स्ट्रक्चर में ये काम किया है, ये डी टेस्ट करके ऊपर गई है और उसके बाद नीचे आई है। ये इसने जेनेरिक टेस्ट वगैरह किए हुए हैं छोटे छोटे, और वॉल्यूम देख लो, यहाँ पे वॉल्यूम है, हालांकि ऊपर जा रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग है, नीचे आते हुए इंक्रीज हैं थोड़े से, यहाँ पे भी ऊपर जाते हुए डिक्रीज है। मतलब कि पावर नहीं है इधर, ये ऊपर ले जाएगी, दिख रही है हमें कि इनमें पावर्स नहीं है। यही चीज़ आपको मैंने बताई है ना कि जब मार्केट ने ऊपर जाना होता है ना, तो वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए बाइंग कैंडल्स में। हार्मोनिक हम देखते हैं यहाँ पे इसने हाई वॉल्यूम्स थोड़े दिखाए, बट देन ऊपर विक्स भी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये वॉल्यूम हैं तो हाई, मतलब कि थोड़े से इंक्रीजिंग है, लेकिन ऊपर विक्स नहीं होनी चाहिए ना। विक्स क्या बताती है हमें कि ऊपर से सेलिंग हुई भी है, सेलिंग है। एंड देन जब रेड कैंडल बनी है वो भाई ये पिछली सारी कैंडल्स जो ग्रीन बनी उन सबसे ज़्यादा इसका वॉल्यूम है, विच मीन्स कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। सो हम बाइंग में तो कोई एंट्री नहीं मार सकते, यहाँ पे मारेंगे तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, यहाँ पे आपने अगर मार लिए तो वो आप मेरी तरह का जो होता है ना, आपने यहाँ पे नहीं मारनी भाई, मैं पहले बता दूँ। ये ना हो तुम लोग यहाँ पे एंट्रियाँ मारने बैठ जाओ, फिर बाद में कहोगे अकाउंट वाश हो गया, यहाँ पे हमने एंट्रीज मारी थी। तो ये वो एंट्री का जो मैंने जोन आपको बताया ना, वो यहाँ पे आता है। ये यहाँ पे एंट्रीज मारनी है जो फेस टी है। ये अब जेनेरिक टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद नीचे आते हुए इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसका वॉल्यूम इतना नहीं था, ठीक है, तो ये इसीलिए फेल भी हुई है। मतलब ये फेक ब्रेकआउट टाइप इन्होंने किया पहले, देन ऊपर गए, ऊपर जाते हुए इतनी उन्होंने अच्छी खासी जो है ना वॉल्यूम्स नहीं दी। होना चाहिए था क्या कि वॉल्यूम इंक्रीज हो लेकिन ऊपर विक्स ना हो। यहाँ पे ऊपर विक्स भी हैं और नीचे वॉल्यूम्स भी ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट वहीं पे आके सडनली मार्केट नीचे आई है, उन्होंने यहाँ पे आके सही वाली लिक्विडिटी जो है ना स्वीप की है। ये लेवल देखो, ये अब ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसे कहते हैं, ये वाला सही स्प्रिंग बनता है। इसका वॉल्यूम देखो पिछली कैंडल से ज़्यादा है, 3 4 5 कैंडल से ज़्यादा। तो ये हमें कंफर्म करता है कि भाई हाँ, यहाँ पे अब लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इतना पावरफुल नहीं था कि ये एकदम जाता, उन्होंने फिर स्लो स्लो ऊपर गए हैं, जोर लगा रही है मार्केट। मतलब कि ये अब क्या बता रहा है कि ये क्रीक लेवल जो है ना, ये टूटने के चांसेस कम हैं फ़िलहाल। यहाँ से एक और चक्कर लग सकता है नीचे, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है अभी। बाकी सही क्लाइमेटिक जो है ना एक्शन बार की, जो हम कह लो ये हमारा पुल बैक क्लाइमैक्स पैटर्न, ये देखो कितना प्यारा काम किया है। ये भी किसकी लो है ना, और इसका वॉल्यूम हाई है। नेक्स्ट कैंडल हमने पढ़ा था कल, लो वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। यही है ना यहाँ पे बना हुआ भाई, नज़र आया। ये देखो जिसकी विक नीचे है रेड कैंडल की, उसका वॉल्यूम हाई है। एंड देन नेक्स्ट कैंडल का मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कैंडल बने और उसका वॉल्यूम पिछली जो हाई कैंडल है ना, जिसका हाई वॉल्यूम है विक वाली, उससे लो होना चाहिए। देन मार्केट फिर ऊपर निकलती है, और यहाँ पे देखो निकली है कि नहीं निकली।
ये ऊपर गई है, यहाँ तक नॉन स्टॉप गई है अपनी डिमांड तक, सप्लाई तक। सप्लाई पे जाकर उसने ब्रेक लगाई है, एंड सप्लाई का फिर रिएक्शन आया है आके। ये ये अब एक टाइप ऑफ एंट्री देख रहा हूँ मैं कोई, यहाँ पे इस सप्लाई पे भी थोड़ा सा तो उसने रिएक्शन देना ना। यहाँ पे मैं वो देख रहा हूँ कि कोई एंट्री देखो बन रही है कि नहीं बन रही। ये तकरीबन कह सकते हो एक टाइप ऑफ एंट्री है, मतलब नो डिमांड है ये। और इसके बाद साइन ऑफ वीकनेस आया है, यहाँ पे एंट्री मार के इसके ऊपर स्टॉप लॉस दे के बैठ सकते हो आप। एटलीस्ट यहाँ तक बैठ सकते हो, या यहाँ तक बैठ सकते हो। ये फर्स्ट टारगेट है, सेकंड ये है। अब ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि ये यहाँ तक टारगेट करेगी, क्योंकि ये नीचे पैटर्न भी देखो ना आप, ये पैटर्न देखने होते हैं आप। ये अब ये नहीं है कि अब ये वाला लेवल इतना काम करेगा, करेगा थोड़ा सा, वो भी अगर कंफर्मेशन आती है तो एंट्री मारो आप। यहाँ तक आप ले सकते हो एंट्री, और टारगेट आप अब यहाँ पे लेके निकल जाओ, काफ़ी है। अब आपको कि सर जी यहाँ पे एंट्री मारी हम तो ये अब टारगेट बैठा लें बना के अपने दिमाग में, तो वो भाई उसने कभी भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये एक पूरा क्लाइमैक्स आया हुआ है। आगे हमारे पास टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, कोई सही खूबसूरत सा सिस्टम बनाओ। ये भी अब कचरा सा काम बना हुआ है, मतलब ये सीन नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए ग्रीन वाली का, क्योंकि इसकी विक ज़्यादा है, विच मीन्स कि मार्केट यहाँ से शायद और नीचे लुढ़क जाए। आने के चांस हो सकते हैं, वो भी अभी कंफर्म होगा यहाँ पे कोई साइन देगा तो। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो ये एक प्रॉपर जो है ना, ऊपर इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया होगा, ट्रेंड चेंज हो गया होगा यहाँ पे टेक्निकली। ये भी लास्ट इसका सपोर्ट है, ये 1 2 एंड 3। ये जब तक ये लो होल्ड है ना इसका, ये वाला, तब तक ये अप जाएगा। अगर इसने इसे तोड़ दिया तो फिर ये भी तोड़ देगी। और अगर अब इसने यहाँ से ऊपर जाना है तो ये ब्रेक करे इस लाइन को, वाइट लाइन को, इसको टेस्ट करे, एंड देन ये ऊपर निकल जाएगी। यहाँ तक तो कम से कम आएगी आएगी ना, ये डिमांड तक आएगी, फिर यहाँ तक भी जा सकती है, स्लो एंड स्टेडी। बाकी आपने ढूंढ के लानी है एग्जांपल्स सही वाली जो होती हैं, वो मिल जाएंगी आपको यहीं पे चार्ट्स में। ये सारी रेंज ही है, टाइम फ्रेम चेंज करें। रेंज में जो ना कचरा होता है, कोई भी मेथड काम नहीं करता सिवाय वाइकॉफ के। वाइकॉफ फिर भी आपको कोई ना कोई एंट्री छोटी मोटी दिलवा देता है। ये भी मैं आपको जाके ना आगे पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा ये की बात है। आप लोग इसे भी वो समझ रहे होते हो भाई कि क्लाइमैक्स आया हुआ है। ये क्लाइमैक्स नहीं होता, ये जो आप लोग ये क्या है, ये कैंडल क्लाइमेटिक एक्शन बार ज़रूर है ये, लेकिन ये क्लाइमैक्स नहीं है। अब मुझे समीर ने शायद बोला था ये यहाँ से ऐसे ऐसे, पता नहीं ये था शायद, क्या था वो पिक्चर ऐसे की थी कोई।
ये सारे लॉजिकल इवेंट्स होते हैं ना भाई, ये नहीं मिलते इतनी जल्दी। हम बस कोशिश करते हैं। वही जो एग्जांपल मिली है थोड़ी सी वो ठीक थी, रिसेंट जो मिली भी है, बाकी यहाँ पे तो नहीं मिल रही। एंट्रीज आप ले लिया करोगे, वो एंट्रीज वाले जो है ना हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ से पकड़ लोगे, यहाँ से पकड़ लोगे, यहाँ से पकड़ लोगे, ये लेवल्स आगे हम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता भी दी हैं अभी कि एंट्री कैसे होनी चाहिए। शायद है ये देखो एक, इट्स अ सॉर्ट ऑफ, ये आया, क्या बात है, ये लेवल सही है। ये है क्लाइमेटिक एक्शन बार, कमाल की बनी हुई है। और ये 99% चलने वाला सेटअप होता है। देखो कहाँ तक गया है, देख रहे हो। एक क्लाइमेटिक एक्शन बार ने क्या कमाल दिखाया अपना। ये होती है क्लाइमेटिक एक्शन बार। ये तो खैर प्रीलिमिनरी स्टॉप है ना, ये सारे ये सारे प्रीलिमिनरी स्टॉप है। यहाँ से जब आई है नीचे गिरी, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी, इसका वॉल्यूम देख लो, प्रीवियस कितनी कैंडल से ज़्यादा आई है, और नीचे इसके वीक भी है, वो भी बेस्ट है, और इसकी स्प्रेड भी है। इसको क्लाइमेटिक एक्शन बार कहते हैं। अब ये क्लाइमैक्स है या नहीं है ये कंफर्म हमें ये करता है। ये देखो रिएक्शन जो है, लेकिन ये कचरा रिएक्शन है। ये अब ट्रेंड चेंजिंग वाला नहीं था रिएक्शन। मतलब उसने जितना उसके अंदर पावर थी ना, उसने अपना उतना दिखा गया है, यहाँ तक चले गया मेरे ख्याल से। इस डिमांड तक गया होगा, यहीं से गिरा होगा नीचे, वो देखा है। हाँ ये, अब ये होता है ना शार्प, और दैन इसे टेस्ट करती तो फिर ये पूरा प्रॉपर ट्रेंड चेंजिंग वाला एक सीन बनता है। लेकिन ये देखो ना, क्लाइमेटिक एक्शन बाहर आया है, उसके बाद रिएक्शन कचरा सा आया। जो मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि मार्केट कितना मूव करती है पर कैसे जाएगी, ये रिएक्शन बताता आता है। ये वीक रिएक्शन है, इसमें वॉल्यूम भी हम पढ़ते हैं साथ थोड़े से। ये नीचे आते हुए वॉल्यूम क्या है, डिक्रीजिंग है, ऊपर जाते हुए भी डिक्रीजिंग है, नीचे होते हुए यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जाते डिक्रीज। खैर ये उसने अपना बनाई है, क्रीक लेवल बना दिया। क्रीक लेवल बनाने के बाद सेकेंडरी टेस्ट किया उसने। ये टेस्ट करने के बाद आगे इसने क्या किया, जेनेरिक टेस्ट। ये किया हुआ है काम, देख लो आपके सामने, वैसे ही जैसे वहाँ पे ड्रा किया हुआ है। और ये साइन ऑफ वीकनेस, नीचे देखो वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम क्या थे बोले आपको कि लो होंगे। वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे देखो कितने कितने बड़े हैं, और यहाँ पे आके इस फेस में, ये फेस बी है, ये यहाँ से यहाँ तक फेस ए हो गया। इसका हम बल्कि ड्रा कर लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से प्रीलिमिनरी स्टॉप से यहाँ तक, ये फेस ए है सारी का सारा। ये अब यहाँ पे आ गया हमारा फेस बी। ये जेनेरिक टेस्ट हुए हैं, ऊपर नीचे विक्स हैं, वॉल्यूम बिल्कुल डेड है ही नहीं है। ऊपर उन्होंने ब्रेकआउट किया। अब दिखने वाले को क्या होता है, ये रेंज हुई है जी, जितनी रेंज होगी, यही आपको पढ़ाया हुआ है ना, हमने भी पढ़ा है कि जी जितना लंबा कोज उतना लंबा उसका इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे लो, ये कोज इतना ज़्यादा है, इफेक्ट क्यों नहीं इतना आया अभी। होना तो ये चाहिए था ना, ये इतना बड़ा कोज आया तो ये कम से कम
इतना तो आया ना, यहाँ तक आती, लेकिन वो नहीं आएगी क्योंकि ये फेस समझो, इस फेस को आप समझो, ये फेस है सारे का सारा, फेस भी रेंजिंग के अंदर है। अब ये करने के बाद देन ये देखो, ऐसे माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाए। देन नेक्स्ट डे जब मार्केट ने ओपनिंग की है, ओपनिंग करने के बाद ऊपर गई है, इतना गैप अप ओपनिंग करके भी नीचे क्यों आई है? क्योंकि पीछे से किसी भी लो की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। इसने की है लो की स्वीप? नहीं की, होल्ड है इसकी। सो इसने आना था नीचे, इनमें से किसी एक आधे की तो इसने लिक्विडिटी उठानी थी ना, वो आई है, लिक्विडिटी स्वीप की है। और ये क्या है हमारा माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा फेस बी एंड हो गया है। ये आगे फेस सी स्टार्ट हुआ है, ये लिक्विडिटी स्वीप की है, ये होता है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग आया, स्प्रिंग में देखो वॉल्यूम हाई है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये लो की होने के बाद आगे मैंने आपको क्या बोला है, नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बनेगी उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। यहाँ पे भी आप एंट्री मार सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे दे सकते हो। उसने वो अपना स्प्रिंग दिया, स्प्रिंग देने के बाद ये पूरा एक प्रॉपर ट्रेंड ऊपर लेके गया है, वॉल्यूम देखो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जब ब्रेकआउट के करीब आई है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लग गए हैं। मतलब क्या है कि दोबारा रीटेस्ट हो सकता है स्प्रिंग का। उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद छोटे छोटे यहाँ पे अब फेस सी ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल बड़ी कमाल की मिल गई है भाई, सारे फेस आ गए यहाँ पे, पहले मिल नहीं रहा था अब मिल गए। ये छोटे छोटे न्यू हाइज बनने लग गए। और प्रीवियस वाले क्या बोला था आपको, होल्ड करेगी मार्केट, ये फेस डी है। फेस डी यहाँ पे जाके ये क्रीक लेवल था ना हमारा, ये क्रीक लेवल तोड़ा है। ये भी पढ़ लेते हैं, इसके वॉल्यूम देखते हैं। देखो भाई क्या बोला था आपको, ब्रेकआउट होते हुए वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हाई वॉल्यूम आया है, विच मीन्स इट्स अ रियल ब्रेकआउट। देन यहाँ पे आके हमारा फेज डी कंप्लीट हो गया। फेज डी कंप्लीट होते साथ ही अब फेज ई स्टार्ट हो गया है। ये आई है रीटेस्ट करने उस लेवल को, रीटेस्ट करने वाली कैंडल का देखो, उसने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिला है, कोई साइन नहीं मिला फ़िलहाल। यहाँ पे कोई एंट्री का साइन नहीं है, ये है, ये एंट्री का साइन है यहाँ पे। यहाँ पे अगर होता ना ये रेड कैंडल नीचे इसकी विक होती और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का वो लो वॉल्यूम होता और विक किसी के अंदर होती, तो फिर तो यहीं पे एंट्री बन जाती थी। बट ये कंफर्मेशन नहीं है, ये वाला हमारा सिनेरियो नहीं था। यहाँ पे आके हुआ है कंफर्मेशन, ये नो सप्लाई आई है, साइन ऑफ साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया। यहाँ पे एंट्री मारो, स्टॉप लॉस इसके नीचे दो या इसके नीचे दे लो, ज़्यादा सिक्योर करना है। एंड टारगेट आप अपना निकालो, फिबोनाची से निकाल लो, या ऊपर यहाँ पे जो भी है लेवल, ये वाला, ये लेवल होगा आपका पहला टारगेट। ये आगे जाके इसने अपने हाइज बनाए हैं, उनको ये होल्ड करती रही है, कोई नहीं उसने स्वीप किया नीचे को, ये सारे होल्ड हैं अभी तक, न्यू हाइज बनाए हैं। एंड देन यहाँ पे जाके एग्जॉशन होने लग गई है। ये क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गए यहाँ पे आके। अब इतनी छोटी कैंडल है और वॉल्यूम देखो, ये क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई कहानी डली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के बाद ये हो जाता है साइन ऑफ वीकनेस। यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते, बट प्रेफरेबल यही होता है कि आप वेट करो,
वो मिल जाए आपको, दूसरी कोई रीटेस्ट पे यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे वैसे नहीं कोई बनी, यहाँ पे नहीं है कोई, नहीं बल्कि ये है, ये रही, ये नो डिमांड आ गई है। नो डिमांड आते साथ ही नेक्स्ट कैंडल साइन ऑफ वीकनेस है, और ये स्टॉप लॉस खा गई है, लेकिन हमारा ये स्टॉप लॉस इसके ऊपर आता है, ये खा के फिर नीचे गिरी है। बहरहाल समझ आ गई है। यहाँ पे ये पूरे फेजेस हमारे क्लियर हो गए हैं इस एग्जांपल में। ठीक है, बहुत कम होता है ऐसा, बट हो गया। वैसे हैरान हूँ मैं खुद, गोल्ड में देख लो सारे फेजेस आ गए हैं। ऐसा भाई, ये जो ये ब्रेकआउट कैंडल होती है जो क्रीक को ब्रेक करती है, उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, लेकिन उसका वॉल्यूम एज कम्पेयर टू सेलिंग क्लाइमेक्स कम होना चाहिए ना। सेलिंग क्लाइमैक्स इसके कह रहे हो? जी, इसके इसके कंपैरिजन में उसका कम होना चाहिए, हाई होना चाहिए लेकिन इससे कम होना चाहिए ना। हाँ वो अगर कम होगा तो भी ठीक है, ज़्यादा हो तो भी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। मतलब जैसे कह रहे अच्छा। हैं ना आप, अगर इसका अगर ज़्यादा है ना तो फिर वो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है कि लंबा ट्रेंड चलेगा, बट ना भी हो सही। इतना तो कोई नहीं, वो चलता तो है ही है। आपने फिर यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्रीज करते रहना है जब तक होल्ड है। जब ये एक तोड़ देगा नीचे को तो विच मीन्स कि अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। लिए अब इतना होल्ड नहीं किया इसने, क्यों? क्योंकि वो आपको बताया ना, रीज़न यही है मूव इसका, ये कच्चा मूव है, सही नहीं था, इसीलिए यहाँ से मार्केट इतना नहीं गई। वरना आपको अगर ये पता है अच्छा मूव होता तो फिर ये वहां तक जाती है ना जहां से गिरी है। नहीं, फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू करती है, उसे तोड़ देती है फिर ये तो कुछ भी नहीं है, ना ये है ना ये है। इसको फिर आगे जाके फिर अच्छा। दोबारा रेंजिंग करनी होती है, अपना न्यू वो सिनेरियो बनाती है, देन कंटिन्यू करती है। ये इतना पावरफुल नहीं था ना, इस वजह से हम्म। मैंने आपको पहले भी वैसे भी बताया था। वैसे दूसरे टाइम फ्रेम्स में जाके पता भी लग जाता है कि ये काम करेगा कि नहीं। वो मैंने आपको शायद तब बताया था, H4 का तब थे हम यहाँ पे, मुझे याद है। आपको यहाँ कहीं पे मैंने बोला था कि अब ये मार्केट टेस्ट करेगी भी, पता नहीं यहाँ पे थी शायद, यहाँ पे जब ये गिरी थी तो मैंने बोला था यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, हम्म। क्योंकि उसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है। यही बोला था मैंने आपको, जी। क्योंकि वो हमने बड़े टाइम फ्रेम में, पता वीकली था शायद, या ये वाला था। मेरे ख्याल से वीकली था। ये मैंने बोला था ये यहाँ तक आएगी टेस्ट करने, ये लेवल डिमांड थी ना, हम्म। तो वही उसने किया है। उसको हमने मार कर लिया था, देन ये वाली कैंडल थी, मैंने कहा था यहाँ तक इसके लोगों को टच करने आएगी, एंड ये उसने वही काम किया है। करने के बाद ये ऊपर निकली है। अभी भी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई ये ऊपर को जाएगी या नहीं जाएगी अभी। अगर ये जब तक होल्ड है ना तब तक ये नीचे ही है, ये अगर 4 आवर तोड़ेगा में तो अभी तक कोई सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है ना। ना, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये कंफर्म करता, ये तोड़ गया नीचे को। जी। हम्म। 1 आवर में देखते हैं क्या सीन है, इसमें भी नहीं है। देखो चांसेस तो हैं शायद नीचे गिर जाए भी, और बट अगर ये होल्ड रखेगा तो नीचे गिरेगा, अगर ये इसको तोड़ देगा तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा दोबारा, फिर नहीं ये रुकता, फिर दोबारा ऊपर निकलना है इसने। बहरहाल आज मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है, बाकी हम ना कल पढ़ लेंगे मार्केट स्ट्रक्चर टाइप। क्या ख्याल है? सही है।